जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रैवर्सिंग किसे कहते हैं। ट्रैवर्सिंग एक प्रक्रिया है सर्वेक्षण की, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल दूरी को चेन या टेप की मदद से मेज़र कर लेते हैं और साथ ही जो दिशा है उसका ज्ञान हम कंपास का इस्तेमाल करके इकट्ठा कर पाते हैं। तो ट्रैवर्सिंग में ये दोनों ही सूचनाएं अंकित होती हैं, दूरी और दिशा। और दूरी किससे हम मेज़र करते हैं? टेप या चेन की मदद से। दिशा का ज्ञान हम कंपास की मदद से प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रावर्स कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः दो प्रकार का ट्रावर्स हम यहाँ देख पाते हैं। पहला क्लोज्ड ट्रावर्स है। क्लोज ट्रावर्स का मतलब ये है कि सर्वेक्षण के दौरान जो आपने रेखाओं का मापन किया है, माप लिया है, अगर उन रेखाओं से एक बंद बहुभुज बन जाता है तो उसको हम क्लोज ट्रावर्स की श्रेणी में रखते हैं। यह चित्र आपको दिख रहा है कि स्टेशन ए से हमने सर्वेक्षण शुरू किया था, फिर बी, सी, डी, ई, एफ और जी, एच तक गए, अंत में हम लौट करके स्टेशन ए पर आ गए। तो ये कैसा ट्रावर्स है? यह एक प्रकार का क्लोज ट्रावर्स है। वहीं जब दूसरा ट्रावर्स की बात हम करते हैं तो ये ओपन ट्रावर्स आता है। ओपन ट्रावर्स में यह चित्र बंद नहीं होता, कोई बहुभुज नहीं बनता है। अगर हम वास्तविकता में देखें कि क्लोज ट्रावर्स कौन सा होगा, ओपन ट्रावर्स किस केस में आएगा, तो जैसे अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा तो प्लॉट का जब सीमांकन करेंगे तो वो एक क्लोज ट्रावर्स फॉर्म होगा। वहीं जब आप किसी रोड, रास्ते का सर्वेक्षण करेंगे या ट्रावर्सिंग करेंगे, उसके बारे में सूचनाओं का प्लॉट करेंगे, तो आपको एक ओपन ट्रावर्स कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। मैं दोहरा दूं, ट्रावर्सिंग में क्या होता है, आपको दो सूचनाओं का अंकन करना पड़ता है, जिसमें दिशा और दूरी दोनों ही लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपास क्या होता है, जिससे हम दिशा का निर्धारण कर रहे हैं। कंपास वो होता क्या है? यह एक तरीके का दिशा सूचक यंत्र है, जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है, जो पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है उसके सापेक्ष आपको दिशा का निर्धारण करके आपको डिग्री में दिशा के बारे में सूचना उपलब्ध कराती है। उसमें आपका बॉक्स होता है, बॉक्स जिसमें वह केस होता है जिसमें वो सुई आसानी से मूव कर पाती है। उस बॉक्स पे में ग्रेजुएटेड स्केल होती है, जिस पे डिग्रीज़ में एंगल लिखे होते हैं, और साथ ही साथ उसमें एक लाइन ऑफ साइट होती है। लाइन ऑफ साइट दो प्रकार से कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसमें आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन की मदद से, कुछ एक कंपास में, जिसको आगे पढ़ेंगे हम, और कुछ एक कंपास में एक तरफ ऑब्जेक्ट वेन और दूसरी तरफ एक प्रिज्म लगा होता है। तो आइए हम अलग अलग तरीके के कंपास के बारे में पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पहला जो कंपास हमारे पास है वो ट्रफ कंपास है। ट्रफ कंपास कैसा होता है? इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा ही दिखता है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, अगर मैं सटीकता से कहूँ तो एक क्यूबॉइडल बॉक्स होता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक सुई होती है। इस सुई के एक सिरे पर कुछ इस तरीके से निशान होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर से निशान बना दिया। यह रेड कलर का जो निशान सुई पर जिधर लगा होगा वो नॉर्थ की तरफ इशारा करेगा। इसका मतलब जो चित्र आपके स्क्रीन पर है यहाँ, उसमें नॉर्थ कहाँ है? ऊपर की तरफ है। इस ट्रफ कंपास का एकमात्र जो सबसे बड़ा उद्देश्य है इस्तेमाल करने का, वो नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा का अंकन किसी शीट पर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन हमने कोई शीट, अगर मान लीजिए हमने ये ड्राइंग शीट लिया, इस पे हम कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं, कोई नक्शा बना रहे हैं और इस पे उत्तर दिशा का अंकन हमें करना है, तो हम ट्रफ कंपास लेंगे और सीधे अपनी शीट पर रख देंगे और इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तब तक घुमाएंगे जब तक कि यह जो हमारी सुई है, मैग्नेटिक सुई है, वो एग्जैक्टली जीरो पे ना आ जाए। यहाँ पे जो जीरो लिखा होगा, अगर वहाँ आ गई तो हमें ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो नॉर्थ दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। फिर अंत में हम इस कंपास के नज़दीक से एक सीधी रेखा खींच देंगे, ऊपर एरो बना देंगे और यहाँ पर नॉर्थ लिख देंगे, जो द्योतक होगा कि नॉर्थ दिशा हमारी शीट पर इधर की तरफ है। तो ट्रफ कंपास का इस्तेमाल हम अपनी शीट पर उत्तर दिशा के अंकन के लिए करते हैं। अगला जो कंपास हम आपके सामने चर्चा करेंगे वो सर्वेयर कंपास है। सर्वेयर कंपास दिक्मान यानी कि बियरिंग्स को मेज़र करने के लिए किया जाता है। ये सर्वेक्षण में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंपास है। इसमें इसके बारे में जो फीचर्स है वो मैं आपको बता दूं। इसका जो ग्रेजुएटेड रिंग होता है वो बॉक्स से लगा होता है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? आपका पूरा केसिंग है, बॉक्स है, ग्रेजुएटेड रिंग यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं, ये ग्रेजुएटेड रिंग है। ये क्या है? मैग्नेटिक निडल है। मैग्नेटिक निडल वह सुई
जो पृथ्वी के मैग्नेटिक ध्रुवों के हिसाब से दिशा का निर्धारण करती है। आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक निडल और ग्रेजुएटेड रिंग के बीच में कोई संपर्क नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं। यानी कि जो जो हम यहाँ पे सर्वेयर कॉम्पस इस्तेमाल करने वाले हैं, इसमें मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड होती है, फ्रीली मूव करती है। जो ग्रेजुएटेड रिंग है हमारे बॉक्स से जुड़ी होती है, ये एक इसका अहम फीचर है। दूसरा अहम फीचर ये है कि इसमें क्वाड्रेंटल बियरिंग मेज़र होती है। क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है, वो 0 से 90 अंश के बीच में ही उसका अंकन किया जाता है। रीडिंग कैसे आती है आप यहाँ पर दो चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा सर्वेयर कॉम्पस है उस पर किस प्रकार रीडिंग लिखी होती है वो सटीकता से आपको दिखाने का मैंने प्रयास किया है। देखिए, जब नॉर्मली आप दिशा का अंकन करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, आप दूसरे चित्र के माध्यम से ये बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे। ऐसा इसलिए है कि मान लिया कि आपका नॉर्थ इधर था, आपका जो स्टेशन है जिसकी दिशा नापनी है वो कहीं यहाँ पर है। मान लिया ये स्टेशन P है जो यहाँ पर है। अब जब आप इसके मदद से सर्वेक्षण करेंगे तो सबसे पहले जो आई वेन है और ऑब्जेक्ट वेन है, इन दोनों के माध्यम से इस स्टेशन को देखने का प्रयास करेंगे, जो आपके लाइन ऑफ साइट का निर्धारण करेगा। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट है, इसका निर्धारण करेगा। देखिए, ये लाइन ऑफ साइट इस ऑब्जेक्ट पे आने के लिए किधर घूमेगा? ईस्ट की तरफ घूमेगा। तो आपको उस पर रीडिंग भी तो ईस्ट की तरफ मिलनी चाहिए। तो इस वजह से रीडिंग इधर लिखी होती है ईस्ट, क्योंकि आपको ईस्ट की तरफ देखने के लिए इसको क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराना पड़ता है। तो आपको कन्फ्यूजन न हो, रीडिंग अगर इसके हिसाब से अगर हमने यहाँ पर समझा होता कि हमारा जो सर्वेयर कॉम्पस उस पर रीडिंग लिखी होती तो वो हमें गलत दिशा का ज्ञान दे देती। ऐसा इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम डायरेक्शन का भी अंकन करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान लिया ये 30 डिग्री है ईस्ट की तरफ, तो इसका अंकन हम कैसे करेंगे? क्वाड्रेंटल बियरिंग इसकी कैसे लिखेंगे? ये लिखा जाएगा नॉर्थ से 30 डिग्री किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम डायरेक्शन को भी लिख रहे हैं, इसलिए सटीक दिशा का ज्ञान यहाँ पे लिखा होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो दूसरे प्रकार का कॉम्पस है वो हमारे पास प्रिज्मेटिक कॉम्पस होता है। प्रिज्मेटिक कॉम्पस सर्वेयर कॉम्पस से ज़्यादा एक्यूरेट डेटा देता है, ये इससे रीडिंग लेना ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑब्जेक्ट वेन यह किधर की तरफ होगा? आपके स्टेशन पे लगे हुए रेंजिंग रॉड की तरफ होगा। यहाँ पर एक प्रिज्म लगा होता है और प्रिज्म की मदद से आप लाइन ऑफ साइट का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब आप ऑब्जेक्ट वेन और रेंजिंग रॉड को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रेजुएटेड रिंग है उस पे आ रही रीडिंग को भी आप एक ही समय पढ़ सकते हैं। ये खास बात है प्रिज्मेटिक कॉम्पस की। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो मैग्नेटिक नीडल के साथ अटैच होती है। सर्वेयर कॉम्पस में क्या था? ग्रेजुएटेड रिंग आपके कॉम्पस बॉक्स के साथ अटैच थी, नीडल फ्रीली मूव कर रही थी। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर ग्रेजुएटेड रिंग आपके मैग्नेटिक नीडल के साथ अटैच होगी। यह बेसिक डिफरेंस है। ये ग्रेजुएटेड रिंग आप देख पा रहे हैं, ये ग्रेजुएटेड रिंग है और ये मैग्नेटिक निडल है, यह दोनों बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसकी मदद से जो हमें बियरिंग मिलती है वो होल सर्कल बियरिंग प्राप्त होती है। होल सर्कल बियरिंग के बारे में विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो कंपास है वो कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से। जब आप उसको ऊपर से देखेंगे रीडिंग उसमें कुछ ऐसे लिखी होती है। रीडिंग हम कहाँ से पढ़ते हैं? यहाँ पे जो प्रिज्म लगा है उसी की मदद से हम रीडिंग पढ़ते हैं प्रिज्मेटिक कॉम्पस में। आगे हम कुछ तकनीकी शब्दों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम होल सर्कल बियरिंग के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, होल सर्कल बियरिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी दिक्मान, ऐसी बियरिंग जो हम नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज दिशा में मेज़र करें। मैं दोहराऊं, नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज दिशा में मेज़र की हुई दूरी को हम होल सर्कल बियरिंग कहते हैं। इसका मान 0 से 360 अंश के बीच में होता है। क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होता है? 0 से 90 होता है। होल सर्कल बियरिंग में यह मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 360 अंश के बीच में होल सर्कल बियरिंग का मान होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे θ1 है, आपने नॉर्थ से इतना मेज़र किया, θ3 है, आप इसको अल्टीमेटली यहीं से नॉर्थ डायरेक्शन से ही मेज़र करके आ रहे हैं क्लॉकवाइज दिशा में।
तो जितने भी एंगल होंगे उसको हम क्लॉकवाइज दिशा में नॉर्थ से ही मेज़र करेंगे। और यह बियरिंग होल सर्कल बियरिंग किससे मिलती है? हमें प्रिज्मेटिक कंपास से जो रीडिंग आती है, जो बियरिंग हमें प्राप्त होती है, वो होल सर्कल बियरिंग प्राप्त होती है। अगला टेक्निकल टर्म्स क्वाड्रेंटल बियरिंग है। कुछ इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। क्वाड्रेंटल बियरिंग हमेशा ही नॉर्थ या साउथ से लिया जाता है, ईस्ट या वेस्ट की तरफ लिया जाता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ में से जो सबसे नज़दीक एंगल देगा, जो सबसे कम वैल्यू एंगल की देगा, उसको हम चुनते हैं। अभी इसकी जो पूरी डिग्री है वो किससे आती है? 0 से 90 अंश के बीच में आती है। कुछ उदाहरण लेकर के हम इस लाइन को समझने का प्रयास करेंगे कि हम बियरिंग किधर से लेते हैं। देखिए, मैंने कहा कि बियरिंग इसमें नॉर्थ या साउथ की तरफ से ली जाएगी। किधर ली जाएगी? ईस्ट या वेस्ट की तरफ। अब नॉर्थ और साउथ में से किसका चुनाव करेंगे? जो हमें डिग्रीज की वैल्यू कम दे, उसका हम चुनाव कर लेंगे। जैसे देखते हैं, अगर लाइन ए बी की मैं बात करूं, ए बी पे ये अल्फा डिग्री आया है। अब यहाँ पर मैं किस दिशा को का चुनाव करूँगा, नॉर्थ का या साउथ का? मैं यहाँ पे चुनूंगा नॉर्थ, क्योंकि ये अल्फा की वैल्यू कम है बजाय इस पूरे एंगल के। तो मैं इसको लिखूंगा नॉर्थ से, लाइन ए बी का जो हमारा बियरिंग है, मैं लिखूंगा नॉर्थ से अल्फा डिग्री किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। आप यहाँ पे ये समझ पाए उदाहरण। वहीं मैं दूसरा उदाहरण इस लाइन का ले लेता हूँ, लाइन ए डी का। अब लाइन ए डी का देखिए, यह नॉर्थ से नज़दीक है या साउथ से? मैं यहाँ पे कहूँगा यह साउथ से नज़दीक है, तो मैं इसका बियरिंग लिखूँगा साउथ से। ये थीटा डिग्री अगर हमने ये मेज़र किया, साउथ से थीटा डिग्री किधर की तरफ? ये इधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ नहीं है। ये कहाँ है? वेस्ट की तरफ है। तो साउथ से थीटा डिग्री वेस्ट की तरफ। तो इस प्रकार हम मेज़र कर पाते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग। एक आखिरी उदाहरण मैं आपके सामने लाइन ए एफ का रख दूँ। लाइन ए एफ देखिए, ये जो थीटा बनेगा सबसे नज़दीक किस में बनेगा? नॉर्थ डायरेक्शन से। ये 5 डिग्री बन रहा है। तो मैं इसका दिशा कैसे लिखूंगा, इसकी बियरिंग को कैसे नोट करूंगा? यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दूंगा नॉर्थ से 5 डिग्री किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ। तो ये इस फॉर्मेट में जो हमारे दिक्मान लिखे होते हैं, बियरिंग्स लिखी होती हैं, वो क्वाड्रेंटल बियरिंग की श्रेणी में आते हैं। अगला मैं देखूंगा टेक्निकल टर्म्स के रूप में रिड्यूस बियरिंग को। जब कभी होल सर्कल बियरिंग का मान 90 अंश से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास ये आज़ादी होती है कि हम उसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकें, और जो कन्वर्टेड बियरिंग होती है उसी को हम रिड्यूस बियरिंग की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर एक दो उदाहरण दे करके हम उसको समझ लेंगे कि रिड्यूस बियरिंग क्या होती है, क्वाड्रेंटल बियरिंग कैसे हम होल सर्कल बियरिंग से कैलकुलेट कर पाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक होल सर्कल बियरिंग हमारे पास उपलब्ध थी। लाइन मान लीजिए, इसको ओ हम कह लेते हैं, इसको पी कह लेते हैं। लाइन ओ पी का हमें बियरिंग होल सर्कल में पता था 216 डिग्री 30 मिनट। अब यह किससे है? 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे किस में? हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे आसानी से क्वाड्रेंटल बियरिंग में। अब देखिए, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम ये कोशिश ये करें कि साउथ से इसकी दूरी को हम पता कर लें, दिशा का पता कर लें, सॉरी। जब हम इसको पता करते हैं तो हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कैलकुलेट करना बेहद आसान है। आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ के बीच में 180 डिग्री का अंतर है। आप इसमें से 180 डिग्री जब माइनस कर देंगे तो आपको मिलता है 36 डिग्री 30 मिनट। लिखते कैसे हैं? ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 36 डिग्री 30 मिनट है। लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे साउथ से 36 डिग्री 30 मिनट किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ। तो यह जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगा? हमारा रिड्यूस बियरिंग कहलाएगा। यहाँ पे एक शब्द का मैं फिर से चर्चा कर दूँ, मिनट और सेकंड क्या होता है। देखिए, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड्स। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी बियरिंग आप कैलकुलेट करें तो डिग्री, मिनट और सेकंड के बारे में भी अपने दिमाग में बातें रखें। दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर एक और आपके सामने रख दूँ। यह कोई आपके पास होल सर्कल बियरिंग है। लाइन इसको ओ मान लिया, इसको पी मान लिया। तो लाइन ओ पी का होल सर्कल बियरिंग है 285 डिग्री 30 मिनट। इसको जब आप रिड्यूस बियरिंग में करेंगे तो देखिए ये क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है। तो हम कोशिश क्या करें? हम कोशिश करें कि ये वाला
एंगल पता कर लें, क्योंकि देखिए जब आप इधर से साउथ से जाएंगे तो ये दिशा ज़्यादा होगी, ये डिग्रीज़ में वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वाली वैल्यू कम है, तो हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो बियरिंग है, डिग्री में एंगल है, वो कितना होता है 270 डिग्रीज होता है। अगर आप 270 डिग्री में 285 डिग्री 30 मिनट में से 270 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। और जब 90 में से, अगर मान लीजिए ये थीटा मिल गया, 90 में से इसको माइनस किया तो आपको ये डिग्री प्राप्त होगी। दूसरा तरीका क्या था कि ये पूरा कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री, उसमें से जब आप होल सर्कल बियरिंग को माइनस कर देंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 74 डिग्री 30 मिनट। इसको हम कैसे अंकित करेंगे? इसको अंकित करने का पुनः वही आसान तरीका है। दिशा पहले लिखेंगे कि हम रेफरेंस किसको लिए हैं, हम रेफरेंस नॉर्थ को लिए हैं, तो नॉर्थ से 74 डिग्री 30 मिनट किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। ये क्या हो गया, इसका रिड्यूस बियरिंग हो गया। तो इस तरीके से हमने रिड्यूस बियरिंग के बारे में पढ़ा। अब हम ट्रू मेरिडियन के बारे में जान लेते हैं। हालांकि मैंने मेरिडियन के बारे में पिछले सेगमेंट में बताया था आपको जब हम सर्वे का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। यहाँ पर देखिए मेरिडियन होता क्या है वास्तविकता में। हमारे पास दो पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इन दोनों पोल्स और पृथ्वी पर कोई पॉइंट, मान लिया हमने यह P पॉइंट है, पृथ्वी की सतह पे कोई पॉइंट और दोनों पोल्स से कोई प्लेन पास करे, कोई एक आभासी सतह हम पास कराते हैं, इमेजिनरी प्लेन, तो उस प्लेन पर हमारे पृथ्वी की सतह की वजह से जो लाइन बनती है उसको हम मेरिडियन बोलते हैं। और कॉम्पस सर्वे में ये क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब कभी आप मेरिडियन लाइन जितनी भी हैं उस पर आप अपना कॉम्पस रखेंगे तो सटीकता से वो उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाएगा। मसलन अगर मैं यहाँ पे कॉम्पस रखूँ तो ये कॉम्पस मुझे इस तरीके से कोई डायरेक्शन दिखाएगा और यहाँ पर क्या दिखाएगा, नॉर्थ। यानी कि मेरिडियन जो भी होता है, मेरिडियन पे कॉम्पस रखने पर वो हमें ट्रू दिशा के बारे में जानकारी मुहैया कराता है, उपलब्ध कराता है। अब इस ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष अगर हम किसी लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल यानी कि क्षैतिज कोण का मापन करते हैं तो उसको हम ट्रू बियरिंग के श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर आप इन दोनों टर्म्स को समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि मैग्नेटिक बियरिंग किसे कहते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग वह दिशा का अंकन है जो हमारे चुंबकीय सुई द्वारा दर्शाया गया है। मतलब हम कहीं पे, जैसे आप जहाँ पर भी समय बैठे हैं वहाँ पे अगर कोई कॉम्पस लेंगे, उससे आप दिशा देखेंगे तो यहाँ पे कहीं नॉर्थ आएगा और कहीं पे साउथ आएगा, ये पिवट पॉइंट है। तो जो भी आपका मैग्नेटिक सुई दिशा का अंकन कर रही है वो कौन सा मेरिडियन कहलाएगा, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा, यानी कि चुंबकीय यमोत्तर कहा जाएगा। और इस चुंबकीय यमोत्तर के सापेक्ष अगर हम कोई क्षैतिज कोण किसी लाइन का मेज़र करते हैं, नापते हैं, तो वो कोण हमारा मैग्नेटिक बियरिंग की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। मैं एक बार दोहरा दूँ, ट्रू मेरिडियन हमारे मेरिडियन लाइन की वजह से पे जो दिशा का अंकन होता है और उसके सापेक्ष जो बेयरिंग मेज़र करते हैं उसको हम अपना मेरिडियन की श्रेणी में रखते हैं। और उसके बाद जो हमारा चुंबकीय सुई दिशा का निर्धारण करती है उससे जो हम लोग बियरिंग मेज़र करते हैं उसको मैग्नेटिक बियरिंग की श्रेणी में रखते हैं। आगे देखते हैं कि फोर बियरिंग किसे कहते हैं और बैक बियरिंग किसे कहते हैं। यह समझने के लिए आपको सबसे पहले सर्वेक्षण की दिशा का निर्धारण करना आवश्यक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र आपके सामने रखना चाहा है, इसमें 3 स्टेशन है, स्टेशन ए, स्टेशन बी और स्टेशन सी। ये 3 स्टेशन है, हमें इस सभी स्टेशनों पे बेयरिंग मेज़र करनी है, यानी हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करनी है। लेकिन हम शुरुआत में किस चीज़ का चुनाव करेंगे कि हमारी सर्वेक्षण की दिशा क्या होगी। मसलन हम ए से बी और सी की तरफ जाना चाहेंगे या सी से बी और फिर ए की तरफ आना चाहेंगे, ये स्वेच्छा से हम चुनाव कर सकते हैं। लेकिन एक बारी जब हमने अपनी सर्वेक्षण की दिशा का निर्धारण कर लिया तो जो भी एंगल, जो भी बियरिंग हम अपनी सर्वेक्षण की प्रगति की दिशा में मेज़र करेंगे उसको फोर बियरिंग कहेंगे। और अगर उसके विपरीत सर्वेक्षण की दिशा जो हमने निर्धारित की है, अगर उसके विपरीत दिशा में
अगर हम किसी बियरिंग का माप लेंगे तो वो कहा जाएगा बैक बियरिंग। अब यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे हम ए से बी की तरफ और फिर सी की तरफ जाएंगे, ये हमने अपनी सर्वेक्षण की दिशा का निर्धारण कर लिया। अब देखिए हम स्टेशन ए पर खड़े हैं, अपने कॉम्पस से स्टेशन बी की दिशा का माप लेने का कोशिश कर रहे हैं, उसका अंकन करने का प्रयास कर रहे हैं। मान लिया यहाँ पे हमें स्टेशन बी यानी कि लाइन ए बी का जो हमें एंगल मिला है वो θ1 डिग्री मिला है। ये θ1 डिग्री क्या होगा, लाइन ए बी का 4 बियरिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे सर्वेक्षण की दिशा में ही है। फिर दोबारा जब हम स्टेशन बी पर पहुंचेंगे और लाइन बी सी का जब हम डिग्रीज में मेज़र करेंगे डायरेक्शन दिशा, तो जो हमें ये θ2 एंगल मिल रहा है यह फिर से लाइन बी सी का 4 एंगल कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे सर्वेक्षण की ही दिशा में है। लेकिन अगर हम यह प्रयास करेंगे कि स्टेशन बी पर खड़े होकर के लाइन ए बी का बियरिंग हम कैलकुलेट करें, दिक्मान कैलकुलेट करें, तो जो एंगल आएगा यानी कि ये वाला एंगल आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, बैक बियरिंग की श्रेणी में रखेंगे। मैं इसको पुनः दोहरा दूं, सर्वेक्षण की दिशा में मापा गया कोण 4 बियरिंग की श्रेणी में आता है, और सर्वेक्षण की दिशा के विपरीत अगर हम कोई कोण मापते हैं किसी लाइन का तो वो किस में आता है, हमारा बैक बियरिंग में आता है। अब देखिए बैक बियरिंग, अगर हमारा कोई ही स्टेशन लोकल अट्रैक्शन, कोई चुंबकीय आकर्षण से मुक्त है, तो वहाँ पे बैक बियरिंग और 4 बियरिंग में एक रिश्ता, एक रिलेशन स्थापित होता है। अगर हमारी 4 बियरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से कम है, जैसे ये जो उदाहरण हमने लिया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि θ1 की वैल्यू 180 से कम है। अगर ऐसा होता है, 4 बियरिंग का वैल्यू 180 से कम होता है, तो बैक बियरिंग बराबर होता है 4 बियरिंग प्लस का 180 डिग्री। उसी तरीके से बैक बियरिंग, अगर 4 बियरिंग हमारा 180 से ज़्यादा होगा तो बैक बियरिंग का मान क्या हो जाएगा, 4 बियरिंग माइनस 180 डिग्रीज। एक उदाहरण के माध्यम से हम 4 बियरिंग और बैक बियरिंग कैलकुलेट करके देखेंगे। ये बड़ा ही सरल उदाहरण मैंने लिया, इसके माध्यम से आपको 4 बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में रिश्ता भी समझ में आ जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। और अगले भाग में जब हम लोग एक बढ़िया कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये आपके लिए मददगार साबित होगा। देखिए हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स का चुनाव किया, स्टेशन ए, स्टेशन बी और स्टेशन सी का चुनाव किया है। क्वेश्चन में हम ये कह रहे हैं कि लाइन ए बी का हमें बैक बियरिंग कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए लाइन ए बी का 4 बियरिंग हमें पता है कितना, 65 डिग्री 65 डिग्री 30 मिनट, ये हमें 4 बियरिंग लाइन ए बी का पता है। और फिर हमें लाइन बी सी का 4 बियरिंग पता है 117 डिग्री 30 मिनट, इस लाइन का भी हमें 4 बियरिंग पता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है लाइन ए बी का बैक बियरिंग। ठीक है, अब हमें यह देखने की ज़रूरत होगी कि जो हमारा स्टेशन ए पर 4 बियरिंग लाइन का है, लाइन ए बी का, वो कितना है, वो कितना है हमारे पास 65 डिग्री 30 मिनट। आप इस अंक से देख पा रहे हैं कि ये क्या है, लेस देन है 180 डिग्री से, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब यह 180 डिग्री से कम है तो हम पहला वाला फार्मूला यानी सूत्र इस्तेमाल करेंगे, जिसमें बैक बियरिंग बराबर क्या होगा, 4 बियरिंग प्लस का 180 डिग्री। अब देखिए जब इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो बैक बियरिंग बराबर क्या हो जाएगा, ये साधारण कैलकुलेशन है, 65 डिग्री 30 मिनट प्लस का 180, जब जोड़ देंगे तो ये करीब 245 डिग्री 30 मिनट आएगा। एक सरल उदाहरण से आपने बैक बियरिंग और 4 बियरिंग के बीच में रिश्ता भी समझा, और यह भी समझने का प्रयास किया कि अगर आपको 4 बियरिंग दी हुई है और आपसे यह कहा गया है कि जो आपके स्टेशंस है वो किसी चुंबकीय आकर्षण से मुक्त हैं, तो वहाँ पर आसानी से आप इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके आप बैक बियरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। यद्यपि इस क्वेश्चन में मैंने कहीं नहीं जिक्र किया कि जो स्टेशंस हमारे ए, बी और सी हैं ये चुंबकीय आकर्षण से मुक्त हैं, लेकिन नहीं लिखा है तो आप ये मान लेंगे कि उसमें चुंबकीय आकर्षण का कोई रोल या कोई भागीदारी नहीं है।